सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रथम रुद्र से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आज रुचि को कुछ हो जाता तो कैसे सबको मुंह दिखाता, और ना ही वो खुद को कभी माफ कर पाता। वो तभी रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, क्या हुआ भाई, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तो प्रथम ने रुचि की तरफ देखकर कहा, आज के लिए आई एम सॉरी बच्चा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। तो रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, गलती आपकी नहीं है भाई, गलती मेरी है। मैं ही गलती से दूसरी तरफ चली गई थी, और फिर जब मुझे रियलाइज हुआ तब तक वो लोग वहाँ आ गए थे। तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए और ये मुंह मत लटकाइए, आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। रुचि की बात सुनकर प्रथम के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र का तो आज कुछ और ही प्लान था। रुद्र रुचि को लेकर विला के पीछे चला जाता है, जहां पुल था और एक बाम्बू का रूम बना हुआ था। उस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। पुल में गुलाब की पंखुड़ियाँ तैर रही थीं और उसके चारों तरफ कैंडल जल रही थीं। वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं रुद्र रुचि को लेकर रूम में चला जाता है। रूम के अंदर जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था और उसके चारों तरफ वाइट कलर के कर्टन लगे हुए थे। बिस्तर पर भी गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थीं और वहाँ हल्की हल्की लाइट जल रही थी। वो सब देखकर रुचि का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगता है। आज जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ वो रुचि को याद आने लगता है। वो सब याद करते ही रुचि के शरीर में एक अलग ही सिरहन दौड़ जाती है। तभी रुचि को रुद्र की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं, जिससे रुचि की धड़कनें शोर करने लग जाती हैं और रुचि अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में ही भर लेती है। तभी रुद्र की गहरी आवाज़ रुचि को सुनाई देती है, मिस रुचि अग्निहोत्री, क्या तुम मिसेस ओबरॉय बनना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुद्र की बात सुनकर तो रुचि का दिल उसके सीने से बाहर आने को तैयार हो गया था। वो रुद्र को मैग्नेटिक वॉइस में खो सी गई थी। रुद्र का ये पूछना उसके दिल को गुदगुदा रहा था। भले ही उसकी यादाश्त चली गई थी, लेकिन उसका दिल रुद्र के एहसास को अच्छे से पहचानता था। जब भी रुद्र उसके करीब आता था तो उसके दिल में एक गुदगुदी सी होने लगती थी और वो चाह कर भी रुद्र को खुद से दूर नहीं कर पाती थी। और आज भी उसका दिल उसे रुद्र की बाहों में जाने के लिए बोल रहा था। तभी रुद्र ने रुचि की मुट्ठियों को खोलकर उसके हाथों को अपने हाथों में भर लेता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। रुद्र ने रुचि के एयरलॉक को अपने ओठों से छूते हुए कहा, क्या हुआ रुचि, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। रुद्र की बात सुनकर रुचि एकदम से पलटकर रुद्र के गले लग जाती है। रुचि के रुद्र के गले लगे हुए कहा, यस आई वुड लाइक टू बी। रुचि का जवाब सुनकर रुद्र के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो रुचि को अपनी बाहों में जकड़ लेता है।
रुचि भी रुद्र को कसकर गले लगा लेती है। तभी रुद्र हल्का सा रुचि से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। रुचि भी रुद्र का पूरा साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र के होठों के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। रुद्र के होंठ रुचि के होठों पर हावी हो रहे थे। रुद्र के छोड़ते ही रुचि लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हुए थे और वो रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगती हैं, लेकिन रुद्र की पकड़ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा कस जाती है और वो उसे खुद से और भी ज़्यादा चिपका लेता है। अब दोनों के बीच हवा तक के गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं रुद्र अपनी शर्ट निकालकर वहीं फेंक देता है और वो भी रुचि के पीछे बाहर की ओर आ जाता है। रुचि इस वक्त पुल के किनारे खड़ी हुई थी। तभी उसे फील होता है कि रुद्र उसके पीछे है, तो एकदम से पलट जाती है। रुचि पलट कर देखती है कि रुद्र बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था, तो अपना एक कदम पीछे ले लेती है और अगले ही पल वो पुल में थी। रुद्र ने भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। वहीं रुचि पुल में खड़े होकर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अपने हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। वहीं रुचि पुल में खड़ी रुद्र को लगातार घूरे जा रही थी। धीरे धीरे रुद्र भी अपने कदम पुल की तरफ बढ़ा देता है और अगले ही पल वो भी पुल में उतर जाता है। रुद्र रुचि के पास पहुंचकर उसके चेहरे को देखता है, जो इस वक्त गुस्से में लाल दिखाई दे रहा था। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही हो? तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, आप मुझे गिरने से बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे गिरने दिया। तो रुद्र ने रुचि की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम गिरो। रुद्र और रुचि दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे। रुचि की सांसें बढ़ चुकी थीं। वहीं रुद्र की नज़र रुचि की बॉडी पर थी, क्योंकि रुचि की बॉडी भीगने की वजह से उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरह से उसकी बॉडी पर चिपक चुके थे। रुद्र अपनी इंटेंस नज़रों से रुचि की बॉडी को ही देखे जा रहा था। रुचि को रुद्र की इंटेंस नज़रें खुद पर बर्दाश्त भी नहीं हो रही थीं। रुचि खुद में ही सिमटी जा रही थी। वहीं अब रुद्र के होंठ रुचि के होठों पर थे। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे, तो सब अपने अपने रूम में थक कर सो रहे थे। रूम में आकर रुद्र रुचि को बेड पर लिटाता है और अपना बाथरोब निकाल कर खुद भी उसकी बगल पर लेट जाता है। रुद्र रुचि को अपनी बाहों में भरकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है और फिर दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में समेटकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रुद्र और रुचि को छोड़कर आदि ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए कहा, ये भाई और भाभी कहाँ हैं? आज नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए हैं? तो प्रथम ने आदि को देखकर कहा, तू एक काम कर, जाकर पूछ कर आ
जा कि नाश्ते पर उन लोग क्यों नहीं आए। तो आदि ने प्रथम को घूरते हुए कहा, आप बड़े स्मार्ट बन रहे हो, मुझे इसलिए भेज रहे हो ताकि मुझे मार पड़े। खुद जाकर पूछ कर आओ, तब पता चलेगा। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ी जानना था कि वो लोग क्यों नहीं आए, तुझे जानना था तो तू जा। तभी आदि ने कहा, वैसे हम लेट तो हमारा तो समझ आता है कि हम रात में थक कर सोते हैं, इसलिए लेट उठते हैं, लेकिन भाई क्यों आज लेट हो गए? कहीं कल भाई भी तो। इतना बोल कर आदि अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है। वहीं आदि की बात पर दिया उसे घूर कर देख रही थी। तभी आदि ने कहा, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अब वो हस्बैंड वाइफ हैं तो ये सब तो नॉर्मल है, हमारे बीच तो होता है। इनफैक्ट यहाँ बैठे सारे कपल्स के बीच सब कुछ होता है। तभी दिया ने आदि को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम इतनी बकवास बातें लाते कहाँ से हो? तुम्हारी बातें किसी को भी ऑकवर्ड फील करवा दे। अब चुपचाप अपना नाश्ता करो, फालतू की बकवास तुम अपनी बंद करो। दिया की डांट सुनकर आदि अपना मुंह बना लेता है। वहीं सब अपना नाश्ता करने लगते हैं। रुद्र के रूम में रुचि की नींद खुल जाती है और वो रुद्र की तरफ देखती है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। रुद्र तो कब से जगा हुआ था और वो अपनी प्यारी बीवी के चेहरे को बस निहारे ही जा रहा था। रुचि अगले ही पल अपनी नज़रें झुका लेती है। कल रात जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ उसे याद करके ही रुचि के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। वहीं रुद्र ने उसकी चिन पकड़कर उसके फेस को ऊपर करते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? रुचि रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नज़रें झुकाए रहती है। तो रुद्र ने आगे बढ़ के उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर तुम इस तरह से शर्माओगी तो मैं खुद को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें ऐसे शर्माते देखकर मेरा मन तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने को करता है। रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्र के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रुचि की हरकत पर रुद्र के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं रुचि के होंठ रुद्र के सीने को छू रहे थे, जिसे महसूस करके रुद्र बहकने लगा था। तभी रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जान, अगर तुम ऐसे करोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। रुद्र की बात सुनकर भी रुचि ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उसी तरह चुपचाप रुद्र के सीने से लगी लेटी रहती है। तो रुद्र रुचि के चेहरे को ऊपर उठाता है और अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है। वहीं रुद्र के ऐसा करने पर रुचि की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रुद्र के ऐसा बोलने पर रुचि अपनी आंखें खोलकर रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र की इंटेंस नज़रें खुद पर पाकर अपनी नज़रों को झुका लेती है और रुद्र के गले लग जाती हैं। और फिर रुचि को रेडी करने के बाद वो खुद भी जाकर रेडी हो जाता है। रुद्र और रुचि रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। अब तक सब लोग घूमने के लिए निकल भी चुके थे।
ये देखकर रुचि का मुंह एकदम से लटक जाता है। रोज ने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ रुचि, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो रुचि ने मुंह लटकाए हुए कहा, क्योंकि सब लोग चले गए हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। रुचि की बात सुनकर रोज ने अपनी एक आईब्रोज उचकाते हुए कहा, मेरी वजह से क्या हुआ है? तो रुचि ने रोज की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सुबह वो सब नहीं करते तो हम लेट बिल्कुल भी नहीं होते। रुचि की बात सुनकर रूथ ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसा भी मैंने क्या किया था? ये बोलते वक्त रूथ की आंखों में शरारत थी। वहीं रुचि भी रूथ की आंखों में शरारत अच्छे से देख सकती थी। रूथ के ऐसे पूछने पर रुचि को शर्म आ रही थी। वह अपना चेहरा रूथ के सीने पर छुपा लेती हैं। तभी रूथ ने रुचि के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। और फिर वो दोनों भी वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। रुचि रुद्र के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं इंडिया में रिया रोल पर खड़ी सामने खड़े तेजा को लगातार घूरे जा रही थी। वहीं तेजा ने रिया को देखकर कहा, मैम प्लीज़ घर चलिए, जिद मत कीजिए, अगर बॉस को पता चला तो वो नाराज़ होंगे। तेजा की बात सुनकर रिया ने तेजा को घूरते हुए कहा, पहली बात तो तुम मुझे ये मैम बुलाना बंद करो, और दूसरी बात, मैं घर नहीं पहले मॉल जाऊंगी और तुम मुझे लेकर जाओगे और भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। रिया की बात सुनकर तेजा ने रिया को देखते हुए कहा, कहाँ फंसा दिया है सर ने, ये खरगोश तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से 2 दिनों से मुझे परेशान करके रखा है। रिया काफ़ी क्यूट थी, एकदम दूध के जैसी गोरी, और उसकी आंखें भी हल्की सी ब्राउन थीं, इसलिए तेजा उसे अपने मन में खरगोश बुलाता था। तभी तेजा ने रिया को देखकर कहा, ओके मैम, हम मॉल चल रहे हैं, पर प्लीज़ पहले आप गाड़ी पर बैठ जाइए। तो रिया ने इस बार फिर से चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम मैम बुलाना बंद करो। तुम्हें एक बात में मेरी बात समझ नहीं आता क्या? मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैं तभी गाड़ी में बैठूंगी। तो तेजा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाओ। तेजा के मुंह से अपना नाम सुनकर रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी पे बैठ जाती है। तेजा भी गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को मॉल की तरफ बढ़ा देता है। मॉल पहुंचकर रिया तेजा को अपने साथ गर्ल्स सेक्शन पर ले जाती है। तेजा आज पहली बार ऐसे किसी लड़की के साथ मॉल में आया हुआ था, वो भी इस वक्त वो गर्ल्स सेक्शन में था, तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वहीं रिया अपने लिए ड्रेस देख रही थी। रिया कुछ ड्रेस सेलेक्ट करके चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहीं तेजा वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रिया एक पिंक कलर की शॉर्ट्स ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसने तेजा के सामने जाकर कहा, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तेजा एक नज़र रिया को देखकर अपनी नज़रें फेर लेता है। रिया उसके बॉस की बहन थी और वो नहीं चाहता था कि उसके बॉस किसी
भी बात को लेकर उससे नाराज हों, क्योंकि तेजा को रिया की मासूमियत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तेजा ने नज़रें फेरते हुए कहा, मुझे ये सब समझ नहीं आता, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लो। तेजा की बात सुनकर रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रेली, तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो बस यही पूछा ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या बुरी, तो तुम बता नहीं सकते हो। तो तेजा ने एक नज़र रिया को देखकर कहा, अच्छी लग रही हो। और फिर इसी तरह रिया काफ़ी ड्रेस पहनकर तेजा को दिखाती है। तेजा इस सब से परेशान हो चुका था। कहाँ वो सिक्योरिटी का हेड था और कहाँ वो आज एक लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। रिया की शॉपिंग के बाद तेजा ने रिया को देखकर कहा, अब हम घर चलें। तो रिया ने मना करते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करती हैं, तो अब हम बॉयज़ सेक्शन में जाएंगे। तेजा के लाख मना करने के बावजूद भी रिया ने उसकी एक न सुनी और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बॉयज़ सेक्शन में लेकर गई। रिया ने कुछ कपड़े सिलेक्ट करके तेजा को ट्राई करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद तेजा चेंज करके बाहर आता है तो रिया की नज़रें उस पर थम जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट में वो कहर ही ढा रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, तो उसकी ब्राउन चेस्ट उसमें से हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी। वहीं खड़ी सेल्स गर्ल्स भी तेजा को ही देखे जा रही थीं। जब रिया की नज़र उन लड़कियों पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। रिया तेजा के पास जाकर उसे दूसरे कपड़े देते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, ये कपड़े तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए जाओ ये वाले पहन कर आओ, और हाँ, अपने बटन सारे बंद करके आना। रिया की बात सुनकर तेजा अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो इस वक्त उसने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसमें तो वो और भी ज़्यादा कयामत लग रहा था। सेल्स गर्ल्स तो तेजा को ही घूरे जा रही थीं। रिया ने एक बार फिर से उसे चेंज करने के लिए भेज दिया था। ना जाने रिया ने उसे कितने कपड़े ट्राई करवाए होंगे। आखिर में रिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ना रहने ही दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी यूनिफॉर्म ही सबसे अच्छी है। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो पता नहीं कौन कौन तुम्हें किस नज़रों से देखेगा। रिया की बात में और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में चिढ़ साफ तौर से दिखाई दे रही थी। तभी तेजा अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखता है तो सेल्स गर्ल्स उसे ही देख रही थीं। उन सेल्स गर्ल्स को देखकर तेजा समझ जाता है कि रिया को जलन हो रही है। ये सोचकर तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो रिया को लेकर मेन सेक्शन से बाहर आ जाता है। इस वक्त तेजा के हाथ में ढेर सारे बैग्स थे। उनमें से कुछ रिया के कपड़े थे और कुछ उसके। रिया ने तेजा के लिए भी कपड़े लिए थे और उसे खास तौर से हिदायत दी थी कि ये कपड़े वो उसके सामने ही पहनेगा जब वो उसके साथ होगी, तब, वरना वो ये कपड़े नहीं पहनेगा। तेजा ने भी उसकी बात पर
हाँ में सिर हिला दिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उससे बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है।